नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ कैडर के एक ऐसे युवा ऑफिसर हैं जिन्होंने कम वक्त में 2012 बैच के वो आईएएस ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ कैडर के, लेकिन बहुत कम वक्त में उन्होंने अपना एक अलग मकाम बनाया है। ज़ाहिर तौर पर इसके लिए उनके जो बेहतर काम हैं वही इसकी मिसाल बने हैं। अगर मैं बात करूं कि कैसे वो आए इस सेवा में, तो आप कह सकते हैं कि परिवार में एक वातावरण रहा। उनके पिताजी जो हैं वो खुद फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर रहे और यही वजह रही कि उनके पढ़ाई लिखाई पर भी काफ़ी फोकस रहा, क्योंकि वो एक वेल एजुकेटेड फैमिली से आते हैं। और दिल्ली के साथ लखनऊ उनकी स्कूलिंग और फिर कॉलेज के बाद वो बिट्स पिलानी पहुंचते हैं और वहाँ कंप्यूटर साइंस और इसमें वो डिग्री हासिल करते हैं इंजीनियरिंग की। और फिर उसी दौरान वो नौकरी भी करते हैं, इंफोसिस में भी वो जाते हैं। और इसी दौरान उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं अखिल भारतीय सेवा में किस्मत आजमाऊँ। और वो इतनी प्रखर मेधा के व्यक्ति हैं कि वो पहले ही लगभग अटेम्प्ट में अपने 168वीं रैंकिंग के साथ अखिल भारतीय पुलिस सेवा में कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन उनका मन प्रशासनिक सेवा का है, तो वो फिर एक अटेम्प्ट लेते हैं और इस बार वो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो भी जाते हैं। इस समय वो देश के अपनी तरह के अनूठे ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट जगदलपुर के कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और वहाँ भी उनका अंदाज़ लोगों को बहुत लुभाता है। जब वो संबोधन के दौरान जब वो एड्रेस करते हैं लोगों से, आम लोगों से, तो कहते हैं आपका कलेक्टर रजत बंसल। लोगों को एक बहुत आत्मीयता फील होती है और सप्ताह में एक बार वो साइकिल से निकलते हैं जानने के लिए कि सरकार की योजनाएं या जनहितकारी योजनाएं कितनी लोगों तक पहुंच रही है। बहुत स्वागत करता हूं रजत जी आपका अफसरनामा में। थैंक यू शरद जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी मुझे लग रहा है, और ये आपका बड़ा दिल है और मुझे भी बहुत खुशी है आपके इस विशेष कार्यक्रम में आने में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमने जो तारीफ़ की है मैं उसको तारीफ़ नहीं कहूँगा, वो एक एक्चुअल प्रेजेंटेशन है जो आपको जानते हैं छत्तीसगढ़ में, जो समझते हैं आपको लोग, और ये एप्रिसिएशन लोगों की तरफ से आपके लिए है जो और मायने रखता है। तो चलिए मैं ये सफ़र शुरू करता हूँ। रजत जी, इस कार्यक्रम में हम अक्सर पीछे लौटते हैं, तो मैं भी आपको टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत लुभाता है, तो मैं आपको फिर टाइम मशीन में वक्त की बिठा रहा हूँ और आपके साथ हम भी चलेंगे बीते हुए समय में, जब आप 17-18 साल की उम्र आपकी रही होगी, कॉलेज की स्कूल की एजुकेशन आप पूरी करने की दहलीज पर हैं, कॉलेज आने के कगार पर खड़े हैं। क्या मन में ज़हनियत थी? पिताजी आपके अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी रहे, क्या सोच थी मन में? शुरू में क्या इंजीनियरिंग ही सबसे बड़ा सपना रहा? बहुत कंफ्यूज था उस समय में, विशेष रूप से जब 10th क्वालिफाई किया उस समय लगा कि क्या करना है। कहीं ना कहीं दो ऑप्शंस रहते हैं साइंस के अंदर ही, या तो बायो का या नॉन बायो का। तो बायो थोड़ी कठिन लगती थी, इसलिए लगा कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एक ऑप्शन है। और साथ में एक लोगों का जो फीडबैक मिलता था, जो गाइडेंस मिलता था, उसमें यह था कि इंजीनियरिंग करके उसके बाद कर लेना जो तुमको मन करे। तो क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र रहती है, जो उतना एक्सपोजर नहीं होता है उस उम्र में, उतना पता नहीं होता है और उतना अपने आप के बारे में उतनी समझ नहीं होती है कि मैं अल्टीमेटली मेरा दिल कहाँ लगेगा। एक विचित्र ये था कि मुझे जाना था आईआईटी में, और उस समय पे 12वीं में थोड़ा सा, जब पहली बार मैं लखनऊ से दिल्ली गया 11वीं में, जब बोर्ड उसमें गया हॉस्टल में, तो दिल्ली का जो बोलते हैं कि दिल्ली की हवा लग जाना, तो वो नेचुरल तौर पे वो हवा लगी और कोई बहुत सकारात्मक हवा नहीं थी, और उससे निश्चित रूप से मेरी पढ़ाई भी प्रभावित हुई। तो वो सब चीज़ें बैलेंस करते करते 12वीं में जब मैं फाइनली, जब लास्ट के 3 महीने जोश में पढ़ाई किया कि इस बार तो कुछ करके दिखाना है, मेरी माँ बाप ने इतनी उम्मीदों से मुझे भेजा है और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ उस तरह से करते हुए, तो लास्ट के 3 महीने मैंने सन्यासी टाइप बहुत पढ़ाई की थी बोर्ड से पहले, और अच्छे अंक तो आए सब जगह। लेकिन आईआईटी के एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात को नींद नहीं आने की वजह से फिर वो पूरा एग्ज़ाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, और फिर बिट्स पिलानी में जब वहाँ गया, और वहाँ से फिर मेरी इंजीनियरिंग की करियर की शुरुआत हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जो आईआईटी का जोश था वो मन में था, और बिट्स पिलानी में भी मैं बिट्स को तो टॉप कर पाया था, और साथ में आईआईटी का भी तैयारी जेईई का किया था। और उसके बाद जब मैं रैंक निकाल लिया आईआईटी जेईई में, जब मेरे पास वो ऑप्शन था, उसके बाद फिर मैंने चूज़ किया कि मैं आईआईटी नहीं जाऊँगा। बिट्स पिलानी में मेरा मन लग रहा था, मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ अच्छा निकल के आएगा भविष्य के लिए, तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया।
ये कहानी ही रजत जी हमें बहुत लुभाती है, जो जहां हम अपनी सो कॉल्ड वीकनेस से लड़ते हुए सफलता के रास्ते की तरफ आते हैं, और ये बहुत स्वाभाविक है। इसलिए हमें वो नायक या वो चरित्र बहुत आकर्षक लगते हैं जो अपनी कमज़ोरियों को या अपनी उन चीज़ों को, जो मैं कमज़ोरी शब्द तो शायद उचित नहीं होगा, लेकिन जो अट्रैक्शंस होते हैं जो आते ही हैं स्वाभाविक तौर पर, हम उनसे लड़कर बाहर जाते हैं। जब आपका ये करियर सर आपने शुरू किया और कंप्यूटर साइंस में आपने डिग्री भी ली, और इन्फोसिस में मुझे जहाँ तक ध्यान है शायद 2 साल तक आपने नौकरी भी की। इसी दौरान ये ख़्याल जो मन में आया, ये क्या आपके अपने मन से निकला था या इसके पीछे मित्रों का या परिवार का कोई इंस्पिरेशन था? क्योंकि लिगेसी तो रही ही है प्रशासनिक सेवा आपकी। जी। जैसा कि आपने बताया कि मेरे पिताजी के कारण एक मुझे एक्सपोजर तो था कि क्या होता है प्रशासनिक सेवा, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है कि जिस माहौल में आप पले बड़े होते हैं, एक नेचुरल सा इंक्लिनेशन होता है, आपका रुझान होता है कि उससे थोड़ा हट के कुछ करें। तो मेरा भी रुझान थोड़ा था कि विदेश में नौकरी करूं, कुछ कॉरपोरेट में नौकरी करूं। 2008 में कि आपको याद होगा मुंबई में भी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, और कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक पेट्रियाटिज्म की भी एक फीलिंग थी। लगा कि कहीं ना कहीं, और जो जिस तरह से हम लोग भारत में बैठ करके देखते हैं इन चीज़ों को और विदेश में बैठ करके लोग देखते हैं भारत को जब ऐसी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत अंतर है। तो जब मैं वहाँ जब बैठा था यूरोप में, जब बैठे हुए देखता था लोगों का रिएक्शन, और ख़ासतौर पर ऐसे 90 देशों के लोगों का रिएक्शन, जब मैं समझता था कि भारत को लेकर के क्या है अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अपने को देश में काम करने की आवश्यकता है। मतलब एक जज्बा सा रहा कि नहीं, देश के लिए काम करना है। और उस जज्बे के साथ, यंग उम्र थी, इम्प्रेशनेबल एज थी, उस जज्बे के साथ फिर वापस आया। यहाँ पर सारी चीज़ों में हाथ आजमाया कि क्या कर सकते हैं। फिर मुझे लगा कि MBA और कॉर्पोरेट वाला जो रास्ता था वो लेता हूँ। साथ में फिर इन्फोसिस में भी उस समय पे नौकरी का अवसर मिला। इन्फोसिस में करते हुए जब फर्स्ट हैंड कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस हुआ, तब मुझे समझ में आया कि अगर देश में कुछ इम्पैक्टफुल काम करना है तो उसके लिए जो ये सरकारी सेवा है, अखिल भारतीय सेवा है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती है। और मैं मानता हूँ, आज भी मानता हूँ वो चीज़ में, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि कुछ और चीज़ सोच के शुरू करते हैं और उनके विचार बदल जाते हैं, लेकिन ये विचार मेरा ऐसा है जो कि लगातार अभी भी मैं बोलूँगा, और अभी भी मैं अपने प्रोबेशनर को भी यही बोलता हूँ कि पूरे दुनिया में ये जो नौकरी है, जो प्लेटफॉर्म है, अगर आपको अच्छा काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, मैं मानता हूँ कि पूरे दुनिया में एक सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म इससे बेहतर नहीं है। धमतरी में जब आप कलेक्टर के तौर पर आपने जिम्मेदारी संभाली, और मेरे ख्याल से ये शायद पहला मौका रहा जब आप इस जिम्मेदारी से रूबरू हुए एक ज़िले को संभालने की, तो डेंगू से मुक्त किया आपने उस ज़िले को, और बायोमेट्रिक्स सिस्टम जो है सरकारी दफ्तरों में, उसकी भी बड़ी चर्चा रही, वहाँ आपने काम किया। तो एक ज़िले के प्रशासनिक मुखिया के नाते इस अनुभव पर थोड़ी रोशनी डालिए हमारे साथ। जहाँ भी मेरा पोस्टिंग रहता है, जनरली कोशिश ये रहती है व्यक्तिगत तौर पे कि एक कोई बैनर के अंडर सबको इकट्ठा किया जाए, चाहे वो सरकारी अमला हो, चाहे वो गैर सरकारी संस्थाएं हो जो कि अच्छा काम करना चाहती हैं, चाहे वो अलग अलग तरह के प्रबुद्ध नागरिक हो, मीडिया हो। तो जैसे रायपुर में हमने मोर रायपुर किया था, क्योंकि स्मार्ट सिटी का लोगो था मोर, मतलब छत्तीसगढ़ी में मेरा, और कहीं ना कहीं रायपुर के जो नागरिक थे अपने आप को छत्तीसगढ़ से थोड़ा अलग ना समझें, छत्तीसगढ़ का अंग मानते हुए आगे बढ़ें, तो इसलिए मोर रायपुर था, जो कि आज भी चल रहा है, बहुत अच्छा वो हिट है मोर रायपुर, मोर जिम्मेदारी। वैसे ही धमतरी में हमने धनहा धमतरी किया था, और जिसमें धनहा जो कि धमतरी की जो संपन्नता है उसको दिखाते हुए और उसकी फर्टिलिटी को उस मिट्टी के दिखाते हुए आगे बढ़ाया। और वैसे ही बस्तर में हमने आमचो बस्तर, जो कि हल्बी में हमारा बस्तर, अपना बस्तर, तो आमचो बस्तर के रूप में। और ये ऐसे नहीं है कि कोई इसको PR कैंपेन है, बट ये ऐसे एक बैनर है जिसके नाते हम प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते सबको जोड़ पाएँ। आपका रिश्ता अदब के शहर लखनऊ से भी है, और वो शहर सिर्फ अदब का ही शहर नहीं है, तमीज़, अदब, बल्कि वो लिटरेचर का भी शहर है, और उसकी एक बहुत ही डेंस लिगेसी है, एक बहुत ही गहरा उसका अपना सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश है उसका। क्या ये जो सोच है, चाहे वो मोर रायपुर, मोर जिम्मेदारी हो, या धनहा धमतरी हो, या फिर आमचो बस्तर हो, मुझे लगता है आप लिखते भी हैं शायद, और इसीलिए ये कैप्शंस बड़े कैची आप क्रिएट भी करते चलते। कोशिश करता हूँ, बट कोशिश ये भी करता हूँ कि छुपा सकूँ उन राइटिंग्स को। आपको कहाँ से मिल गई यही सोच रहा हूँ अभी मैं। जी 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 जी। नहीं, ये सारी चीज़ें आपके एक्सप्रेशन में है सर, मैं इसको ज़्यादा नहीं कुरे दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सही वक्त होता है जब स्वांतः सुखाय के लिए लिखने वाला सर्जक
सृजनकर्ता उसको समाज के सामने रखता है। तो हम बहुत इंतज़ार करेंगे धैर्यपूर्वक कि अभी जो स्वांतः सुखाय के लिए लिखा जा रहा है वो कभी समाज में आए सामने, और एक अधिकारी और एक इतनी डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी का व्यक्तित्व जब लिख रहा है तो हमें बहुत इंतज़ार रहेगा। सर, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में तो एक पड़ाव बड़ा महत्वपूर्ण आता है, और वो पड़ाव होता है कि जब आप शादी के बंधन में भी बंधते हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी जो जीवन संगिनी हैं, क्या वो प्रशासनिक सेवा से हैं या होम मेकर हैं, जो इक्वली एक बल्कि उससे आगे का ही एक काम है। इस पर थोड़ी रोशनी आप डालिए। मेरी शादी नियति से हुई है, और नियति भी डेवलपमेंट फील्ड में कुछ काम करना चाहती हैं, तो लगातार कभी यूएनडीपी और अभी वर्तमान में यूनिसेफ के साथ जुड़ करके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो भी फील्ड में काम करना चाहती हैं, तो उसमें काम कर रही हैं। जी, तो वो क्या छत्तीसगढ़ में ही है या हाँ, वो छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़, इनफैक्ट बस्तर आने से पहले तो ये था कि जितना बस्तर मैंने देखा तो उनसे 10 गुना ज़्यादा बस्तर उन्होंने देख रखा था अपने काम के चलते, तो वो भी फील्ड में अच्छा काम करने का शौक़ रखती हैं। रजत जी, नियति यानी डेस्टिनी, शादी भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो लोगों की नियति न सिर्फ एक साथ जुड़ती है बल्कि उनकी भविष्य की नियति पर भी बहुत असर डालती है। और ये बहुत सुंदर बात है कि आपकी जो जीवन संगिनी है उनका नाम भी इतना सुंदर और इतना मैं कहूँगा कि भविष्य की तरफ संकेत करने वाला है। तो मुझे ये बताइए कि एक सफल दाम्पत्य जीवन के लिए, ये सवाल मैं इसलिए करता हूँ कि एक अधिकारी बहुत व्यस्त होते हैं, उनकी व्यस्तता कई बार उनके पारिवारिक जीवन पर इस तरह से असर डालती है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। हालांकि बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाले भी कई अधिकारियों से मेरी बातचीत इसी कार्यक्रम में हुई, और मैं दावा कर सकता हूं कि आप संतुलन के भी माहिर अधिकारी इस मामले में हो सकते हैं। सर, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस तरह का जो व्यावसायिक जीवन होता है कि हम लोगों का कोई समय नहीं होता काम करने का, और तो निश्चित रूप से एक चैलेंज है। लेकिन हम लोगों ने बहुत शुरू से ही, नियति और मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, और जैसा कि आपने बोला डेस्टिनी, तो ये बात हालांकि कभी मैंने पब्लिकली इतना बोला नहीं है, लेकिन हम लोग भी, मैं भी यही मानता हूँ कि नाम सुनते ही मुझे लगा कि हो सकता है डेस्टिनी हो। तो जिस दिन हम लोग मिले, हम लोग वैलेंटाइंस डे को मिले थे 2013 में, और अगले दिन ही हमारा मतलब हो गया था कि भाई ये लोग शादी करने वाले हैं। तो ये भी एक डेस्टिनी थी, और कहीं ना कहीं मैं मानता था कि अगर एकदम ही खुल के आपसे बात करूं तो मैं अपने आप को, जब एकेडमी में था तो अपना स्वयं आकलन जो करते हैं उसमें मैं माना था कि भाई कहीं ना कहीं अगर मैं अहम से बच पाऊं तो मैं इस नौकरी को, अगर मैं सिर्फ एक नौकरी के रूप में ट्रीट करूं और एक जन सेवा के अवसर के रूप में ट्रीट करूं, और जो इस पावर के साथ या फिर इस पोजीशन के साथ जो अहम आता है, अगर उससे मैं अपने आप को बचा पाऊँ उस विकृति से, तो फिर कहीं ना कहीं मैं एक अच्छा इंसान भी बन सकता हूँ, एक संतुलित जीवन जी पाऊँगा। और मुझे नियति में वो पोटेंशियल पहले दिन में, पहले घंटे में दिखा कि वो मुझे ज़मीन पे रख सकती है, और साथ में मेरी जो ज़रूरतें हैं, मेरी जो बातें हैं उसको समझ भी सकती है। तो मैं मानता हूँ मेरा आकलन एकदम 100% सही रहा, और नियति भी इस कसौटी पे खरी उतरी है। सर, आपने जब स्मार्ट सिटी की एक जिम्मेदारी सीईओ स्मार्ट सिटी के तौर पर भी देखी और नगर निगम कमिश्नर के तौर पर भी देखी, हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे शहर क्यों ताइवान नहीं है, क्यों सिंगापुर नहीं है, क्यों जापान से हम टक्कर नहीं लेते हैं, चाइना से टक्कर नहीं लेते हैं, अमेरिका से टक्कर नहीं लेते हैं। आपने बहुत करीब से 3 साल देखा है और बहुत बढ़िया आपने अभियान भी शुरू किया, और आज रायपुर ही नहीं बदला है, हमारा इंदौर देश में नंबर 1 है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, और उसमें आप ही जैसे अधिकारी और उनके साथ जुड़े नगर निगम और ज़िला प्रशासन के अमले की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो आपने पहले भी कहा कि 80% कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं, 20% हो सकता है कि थोड़ा बहुत जी चुराएं। क्या देखा आपने? हम अगर अपने शहरों को स्वच्छ रखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बोली है, और इनफैक्ट जब मैं नया स्मार्ट सिटी ज्वाइन किया था उस समय तक स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ था अच्छे से, और मनीष जी भी मेरे साथ थे जो उस समय मेरे ख्याल से इंदौर के भी कमिश्नर थे, और हम लोग लंदन गए थे साथ कमिश्नर थे, और जी लंदन में भी हम लोगों के जहन में भी हम लोग लगभग 10-15 लोग थे, अलग अलग शहर के नगर निगम कमिश्नर, कुछ सीनियर, मैं सबसे जूनियर था निर्धारित तौर पर। तो फिर यही बातें होती थी कि भाई हम लोग क्यों नहीं बन सकते इन जैसा, कोई ऐसा काम नहीं है जो कि हम अधिकारी होने के नाते नहीं कर सकते, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो हम ला नहीं सकते, कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है टेक्निकली जो चीज़ हम लोग नहीं कर सकें।
बट कहीं ना कहीं जो बातें आती थी एक निश्चित रूप से संसाधन पे आती थी, और संसाधन में जब अपन बात करें तो कहीं ना कहीं आता था कि लोग कितना क्षमता रखते हैं पैसा देने का, पेमेंट कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं, कितना क्षमता रखते हैं और कितना जो लेवल स्टैंडर्ड है हमारे सर्विस डिलीवरी का वो क्या है। तो सर्विस डिलीवरी का स्टैंडर्ड हम लोग धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, ये हम लोगों ने मतलब ऐसी डिस्कशंस में ये सारी चीज़ें निकलती थी, उस पर हम लोग मेहनत कर सकते हैं। बट पेइंग कैपेसिटी एक ऐसी चीज़ है जो भारतीय शहरों में निश्चित रूप से एक बाधा है, क्योंकि हम हर वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं, कुछ गरीब अमले गरीब वर्ग के भी लोग रहते हैं, कुछ मध्यम परिवार भी रहते हैं, हर तरह के रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरत हमको लगी कि जो भी हम कर पाएंगे, वो कोई भी प्रोजेक्ट हमने भी देखा अलग अलग देशों में, तो वो प्रोजेक्ट तभी टिका रहता था जब लोगों को उसके साथ जोड़ा जाता था। निश्चित रूप से हम लोग जब प्लान करते हैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट, तो हम लोग बोलते हैं ये प्रोजेक्ट बन गया है, अब इसको बनाना है और 2 साल में बन जाना चाहिए या 1 साल में बन जाना चाहिए। उसमें हम जो उसका एंड यूज़र है, जो उसको उससे प्रभावित है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उसकी राय मशवरा पहले तो लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं। और यदि होता भी है तो एक नी जर्क रिएक्शन होता है। मेरा प्रोजेक्ट बनने शुरू हो जाता है तब पता चलता है कि बगल में जिसकी खोली थी वो आके विरोध कर रहा है, वो चाह रहा है कि उसको कहीं और लगा दिया, मतलब इस टाइप के कई सारे मुद्दे फिर धीरे धीरे आते हैं। तो मेरा जो अप्रोच अर्बन में रहा है, जो एक सीख मुझे इन सब विजिट से मिली है कि अगर हम एंड यूज़र से और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे पहले से बात करके उनके मंशानुरूप और उनके आइडियाज़ को लेकर के चलें, तो पहला तो एक प्रोजेक्ट में संसाधन हम बेहतर जुटा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमको पता नहीं होता है कि लोगों में के पास कितने संसाधन होते हैं। और दूसरा जो प्रोजेक्ट बनता है वो टिकता भी है, और क्योंकि वो लोगों को आप देखे जा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, वो एक भावना उनको रहती है। प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते जो पहले एक हमारा एटीट्यूड था कि हम साहब हैं, उसको हमको कहीं ना कहीं बदल करके एक संयोजक के रूप में हमको अपने आप को देखना होगा। और वो जब हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से शहर के एरिया हो चाहे ग्रामीण एरिया हो, ऐसी चीज़ें करके जा सकते हैं जो टिकेंगी। और जहाँ तक आपका जो मूल सवाल था कि क्यों हम ताइवान नहीं हैं और क्यों हम अलग अलग देश में जो अलग अलग सिटीज़ हैं, लंदन हो चाहे प्राग हो चाहे बार्सिलोना हो, मैं मानता हूँ कि हम लोग बढ़ रहे हैं उस ओर। और इंदौर का आपने उदाहरण दिया, और मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे ही सही पिछले कुछ सालों में जो शहरों में जो काम हुआ है, निश्चित रूप से ऐसा काम हुआ है जो कि पहले नहीं हो पाता था। मैं मध्य प्रदेश कैडर के एक सीनियर IAS ऑफिसर से इसी कार्यक्रम में बात कर रहा था। उदय वर्मा उनका नाम है और बहुत ही लेजेंडरी ऑफिसर के तौर पर वो पहचाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार में भी IB सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने काम किया, और देश में जो केबल का डिजिटाइजेशन हुआ वो जब वो सेक्रेटरी केंद्र में थे उसी समय ये पहल हुई। उनका ये कहना था, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कुछ बदलना चाहिए प्रशासनिक सेवा में, उन्होंने कहा कि मैं ये चीज़ फील करता हूँ कि कोई कलेक्टर या कोई भी अधिकारी अपने काम करने के दौरान जो अच्छी चीज़ें करता है, कई बार जब उसका सक्सेसर आता है, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आता है अधिकारी, तो पता नहीं क्यों पुरानी चीज़ों को लेकर एक अप्रोच भिन्न हो जाता है, और पिछला कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो, उस काम को या तो छोड़ दिया जाता है, उस योजना को, या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। उनका कहना था कि कलेक्टर का नाम न लिया जाए या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का नाम न लिया जाए, लेकिन अगर कोई अच्छी योजना शुरू हुई है तो जब तक वो उपयोगी है उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बहुत ही डीप आपका सवाल है, मतलब बहुत अच्छी देख समझ में आ रहा है कि अफसरनामा करते हुए आपको भी प्रशासन की बहुत अंदर तक समझ हो भी गई है। और निश्चित रूप से वर्मा सर का जो पॉइंट था उनके अनुभव से आ रहा था। मेरा इसमें इनफैक्ट मैंने भी इसमें बहुत सोचा है, लेकिन संक्षेप में बोलूँ तो 2 चीज़ें हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं मानता हूँ इसमें जो करता है काम उसकी भी गलती है। आज की डेट में जब भी मेरा जो स्वयं का जो भी मेरी जो अप्रोच रही है, जो प्रयास रहा है, उसमें ये रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट मेरा ना हो। मैं रहते हुए भी ये बार बार बोलता हूँ, मीटिंग में भी बोलता हूँ, वो बोलता हूँ कि ये रजत बंसल का प्रोजेक्ट नहीं है, कलेक्टर का प्रोजेक्ट नहीं है। मैं सबसे पहले ऐसे कोशिश करता हूँ कि मेरे बाद टिकेगा, उसके लिए मैं क्या करके दे रहा हूँ। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं ये रह जाता है कि सिस्टम में जो चीज़ें होती हैं हम कई बार अच्छे से लाइनअप नहीं कर पाते, कागज़ में लाइनअप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से चीज़ों का आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जो अगला अधिकारी आता है। अगर हम अच्छे से हैंड होल्डिंग करें, जैसे मैं जब बस्तर में ज्वाइन किया तो मेरे पूर्व जो बस्तर कलेक्टर थे उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे 2 दिन 3 दिन का पूरा समय दिया, अच्छे से अपनी जितनी भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स लाए थे, क्योंकि उनका बस्तर में लंबा अनुभव रहा है, मेरा बस्तर संभाग में पहली पोस्टिंग थी, तो उस अनुभव का उन्होंने लाभ मुझे दिया। पूरा नोट्स में मैं भी
एकदम बच्चे की तरह पूरा नोट्स बनाया, तो मेरे लगभग 15 पेज नोट्स बन गए थे। तो वो 3 दिन मैं मानता हूँ बहुत महत्वपूर्ण थे। तो उस समय मैं पूरा समझ गया कि आपका ये फोकस था, आपने ये किया, और अब मुझे आप मेरे से ये अपेक्षा करते हो कि इन प्रोजेक्ट्स को लेके ऐसे आगे बढ़ाना है। आज भले ही मैं उनको ये भी फ़ोन करके बोलता हूँ कि सर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया था, मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये रहता है कि उनको भी ये रहे कि भाई जो मैंने किया था वो निश्चित रूप से एक लॉजिकल एंड से तक पहुंच रहा है, क्योंकि उन्होंने भी जो किया था वो जन सेवा को देखते हुए किया था, लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी उसी को लेके किया था। आज अगर जगदलपुर में फ़्लाइट्स चल रही हैं तो उनके प्रयासों से वो एयरपोर्ट तैयार हुआ था। लास्ट का जो 10% का काम है कि भाई उनसे फ्लाइट वालों से बात करके लास्ट मिनट कोऑर्डिनेशन करके काम शुरू करवाना है, वो हम कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम हैंडशेक करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से लोगों का भी फायदा होगा। एक प्रशासनिक सर्विस में जो निश्चित रूप से वर्मा सर ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है, वो भी एक पॉइंट है जो कि जिस वास्तविकता को हम लोग एड्रेस कर पाएंगे प्रैक्टिकली। कितनी सुंदर बात आपने कही कि जितना मैंने किया है वो आपको पता है, लेकिन जो मैंने और किया है, जो सबसे अच्छे काम है, उनको आप नहीं जानते हैं। तो कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां बुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मैं पल दो पल का शायर हूँ। और ये भावना हमें अहंकार से मुक्त करती है, ईगो से मुक्त करती है, क्योंकि ये प्रकृति की ही एक बहुत सुंदर रचना है कि वो हमेशा सुंदर सुंदर श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रस्तुत करती रहती है। लेकिन मनुष्य के मन में ये भाव नहीं होता, प्रकृति के मन में तो है, लेकिन आपने उसको ग्रहण करने की बहुत विनम्रता से कोशिश की। आखिरी प्रश्न कर रहा हूँ सर, जगदलपुर का आपका जो अनुभव रहा, ये बात कहाँ से सामने आई कि आपका अपना कलेक्टर रजत बंसल, ये भी कुछ अनुभव रहा होगा इसके पीछे, क्योंकि कलेक्टर एक ऐसा नाम है जिससे आम जनता जुड़ती है, बहुत जुड़ती है, लेकिन जो कलेक्टर के आसपास का तामझाम होता है उससे कई बार वो अपनापा खो भी जाता है। दोनों ही तरह की चीज़ें हैं। और साइकिल से निकलने का विचार भी बड़ा सुंदर है। और कितना आप मानते हैं कि जगदलपुर को अगर हमने बिना उसके मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ किए और वहाँ के मूल निवासियों के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से छेड़छाड़ किए, अगर हमने बस्तर को विकास के प्रतिमान पर बहुत ऊंचा उठा दिया, तो ये संसार के सर्वोत्कृष्ट कार्यों में से एक होगा सर। तो बहुत ज़रूरी हम लोग अपना दायित्व समझते हैं कि बस्तर ज़िले की, जगदलपुर शहर की हम ऐसी पहचान बना पाएँ जो कि उसकी कला, उसकी संस्कृति को लेकर के वो पहचान बने, ना कि उसके पूर्व में हुए जो इतिहास है, जो वायलेंस को लेकर के उसका। और वो वायलेंस भी बाहर से आया है, कोई यहाँ की कला और यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की समाज में वो वायलेंस नहीं था। तो उसको लेकर के हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी निर्देश हमें है, और अभी बस्तर अकेडमी ऑफ डांस एंड लिटरेचर और इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम लोग अभी काम कर रहे हैं। एक लाला जगदलपुरी जी यहाँ पर बहुत फेमस साहित्यकार थे, उनके नाम पर एक 24 घंटे चलने वाली एक लाइब्रेरी अभी जगदलपुर में, आधुनिक एडवांस लाइब्रेरी, कुछ महीनों में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से शुरुआत कराएंगे। तो इस तरह से शिक्षा को और कल्चर को और पूरे इस ट्राइबल पहचान को संजोते हुए इसमें हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसमें सफल होंगे। और जहाँ तक कलेक्टर की भूमिका की आपने बात कही, तो निश्चित रूप से एक जो तामझाम जो रहता है, तो उसको जितना कम कर सके हम लोग कोशिश तो करते हैं। और एक साइकिल चलाना भी उसी प्रयास में से एक है कि हम भी साइकिल चला सकते हैं, हम भी गिर सकते हैं, हम भी उठ सकते हैं उसी साइकिल से। तो हम भी आप ही के बीच में, एक आप ही के साथ के हैं, और इसी बहाने मैं और एसपी साहब कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार जब मौका लगता है हम लोग शहर का एटलीस्ट जो भ्रमण है, आसपास के एरिया का भ्रमण है, उसको हम साइकिल से करें, जिससे लोगों के साथ एक जुड़ाव निश्चित रूप से बढ़ता है उससे। इस कार्यक्रम को बहुत बड़ी संख्या में युवा देखते हैं, और ऐसे युवा जो जिनका सपना है कि वो एक अच्छा करियर भी हासिल करें और कहीं जनसेवा के एक बहुत ताकतवर माध्यम से भी जुड़ें। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पढ़ाई किस तरह करें अगर अखिल भारतीय सेवा के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, किन चीज़ों से बचें और किन का ध्यान रखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन वो कैसे करें और किन चीज़ों की सावधानी रखें इंटरव्यू के लिए? अगर कोई युवा इस सेवा में आने का अवसर देख रहे हैं, इसमें एक तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो मेरा अनुभव है वो ये है कि ये इंटेलेक्चुअल कोशेंट जो IQ है, उससे ज़्यादा ये एग्ज़ाम टेस्ट करता है EQ को, इमोशनल कोशेंट को, कि आप कितना चुनौतियों को झेल पाते हैं, आप कितना अपने आप को फोकस रख सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में। क्योंकि जो सिलेबस है इसका निश्चित रूप से बहुत इंटरेस्टिंग है, बट साथ में बहुत वास्ट है। कोई मतलब एक सागर है, मैं इसको अक्सर बोलता हूँ कि एक सागर है, उसमें डुबकी लगाना है। और कहीं ना कहीं आप जब फोकस रहेंगे, आप हमेशा अपने आप को उस चुनौती को देंगे कि फोकस रहना, इमोशनली टूटना नहीं है।
कई लोगों को, जैसे मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे एक अटेम्प्ट में मौका लग गया, कुछ लोगों को 4 अटेम्प्ट लगते हैं, कुछ को 5 लगते हैं, कुछ लोग बहुत ही, मैं 22 साल की उम्र में पहली बार एग्ज़ाम दिया था, कुछ लोग हो सकता है 30 साल की उम्र में नौकरी छोड़ करके अपने वित्तीय संसाधन जुटा करके एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, इसमें एग्ज़ाम देते हैं। तो सबसे पहला उसमें इमोशनल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत मायने रखती है। और मैं मानता हूँ कि इस एग्ज़ाम में जो भी लोग सफल होते हैं वो एक चीज़ आपको हर जगह दिखेगी। आप भी खुद भी इतने आला अफसरों से बात करते हैं, आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि कोई भी स्थिति हो, अगर ठान लिया है तो करके दिखा देते हैं। कितनी कैपेबिलिटी हो, कैसे करते हैं, वो सब अलग चीज़ है। पर्सनल कैपेबिलिटी हो सकता है किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कुछ में अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई स्थिति आप दे दीजिए और उसको बोल दीजिए संभालना है तो संभाल लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल जज्बे से आता है और ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है। तो आप घबराइए नहीं, साइकोलॉजिकली डोमिनेट मत होने दीजिए। हो सकता है ज़िंदगी आपका इम्तिहान ले रही हो, यूपीएससी के माध्यम से ज़िंदगी अक्सर इम्तिहान लेती है। आपका हो सकता है तीसरे अटेम्प्ट में भी ना हो, चौथे में भी ना हो, बार बार कुछ हो रहा हो। तो दूसरा, एक नेगेटिविटी से बचिए, क्योंकि मैं जो देखता था, मैं भी खुद दिल्ली में कुछ महीनों के लिए तैयारी किया था, कि कई लोग मतलब नेगेटिव सोच में उलझ जाते हैं अपनी कि, और हमेशा गाइडेंस लीजिए जो लोग सफल हो चुके हैं उनसे। ये मेरा भी शुरू से अप्रोच रहा था कि यदि किसी ने एग्ज़ाम पार नहीं किया, मैं उनके साथ बैठता ही नहीं था। विनम्र रूप से मैं बोल देता था, आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मैं वो कर लूँगा। तो जिन्होंने एग्ज़ाम पार किया है, आजकल बहुत अच्छा सुविधा है इंटरनेट के माध्यम से। इस तरह आपके जैसे अफसरनामा प्रोग्राम है, इस तरह के कई प्रोग्राम्स हैं जो विशेष रूप से इस पर फोकस करते हैं। तो जिन लोगों ने किया है उनसे राय लीजिए, जिन लोगों ने नहीं किया है, जो अपना खुद तुक्का मार रहे हैं, उनसे फिर आप लोग नेगेटिवली प्रभावित ना हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। निश्चित रूप से सिलेबस बदलता रहता है। आजकल यूपीएससी का जो सिलेबस है और भी चुनौतीपूर्ण है, मैं मानता हूँ, और उसको लेकर के कई दिक्कतें होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। बट ये सब ऐसा इम्तिहान है जो कि यूपीएससी जानबूझ के लेता है, क्योंकि एक बार यूपीएससी पार कर लिया तो इस प्रकार का अपॉर्चुनिटी भी शायद ही किसी को मिलता है, पूरे विश्व की अगर मैं बात करूँ तो। और तो निश्चित रूप से एक बड़ा इम्तिहान है और आप सफल हो सकते हैं। बस अपने भावनाओं को टूटने मत दीजिए, अपने निश्चय को टूटने मत दीजिए और हार मत मानिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर। और यहाँ भी मुझे आपकी ये बात याद रह जाती है कि ये आपके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से ज़्यादा आपके इमोशनल क्वेश्चन को ज़्यादा टेस्ट करता है कि दबाव का सामना आप कैसे करते हैं। और दरअसल मुझे लगता है कि ज़िंदगी भी हमसे यही डिमांड करती है कि आप कितने भी प्रखर क्यों ना हो इंटेलेक्चुअल लेवल पे, लेकिन अगर आप दबाव झेलने के आदी नहीं हैं तो आप बहुत जल्दी टूट कर बिखर सकते हैं, भले ही आप कितने प्रखर, मेधा संपन्न, प्रतिभाशाली क्यों ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये सर। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मैं कह रहा हूँ आपसे बात करके। ढेरों शुभकामनाएं रजत जी आपको भविष्य के लिए। धन्यवाद सर, अफसरनामा थैंक यू बातचीत शैल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।